अध्याय 18। पॉलविच बदला लेने की योजना बनाता है। जब जेन और टार्जन जहाज के डेक पर खड़े होकर एक दूसरे को अपने लंदन स्थित घर से अलग होने के बाद से हुए विभिन्न अनुभवों के बारे में बता रहे थे, तभी किनारे पर एक छिपा हुआ पर्यवेक्षक अपनी भौहों के नीचे से उन्हें घूर रहा था। उस आदमी के दिमाग में एक के बाद एक कई योजनाएं घूम रही थीं, जिनके द्वारा वह अंग्रेज और उसकी पत्नी के भागने को विफल कर सकता था, क्योंकि जब तक अलेक्जेंडर पॉलविच के प्रतिशोधी दिमाग में प्राण फूंकने वाली चिंगारी बची रहेगी, तब तक रूसियों के प्रति शत्रुता जगाने वाला कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता था। उसने एक के बाद एक योजनाएं बनाई, लेकिन हर योजना को या तो अव्यावहारिक मानकर खारिज कर दिया या फिर अपने किए गए गलत कामों के लिए बदले की मांग के लायक नहीं माना। गलत तर्कों से रोकोव के लेफ्टिनेंट का अपराधी दिमाग इतना विकृत हो गया था कि वह अपने और बंदर आदमी के बीच की असली सच्चाई को समझ नहीं पाया और यह नहीं देख पाया कि हमेशा गलती अंग्रेज लॉर्ड की नहीं, बल्कि उसकी और उसके साथियों की थी। और प्रत्येक नई योजना के अस्वीकार होने पर पॉलविच हमेशा एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता था कि जब तक ओगम्बी की आधी चौड़ाई उसे उसकी घृणा की वस्तु से अलग करती रहेगी, तब तक वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन वह मगरमच्छों से भरे पानी को कैसे पार करेगा? मोसुला गांव के पास कोई डोंगी नहीं थी, और पॉलविच को इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि जब वह जंगल से होते हुए दूर के गांव में जाएगा और डोंगी लेकर वापस आएगा, तो किनकेड नदी में लंगर डाले हुए होगा। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और इसलिए यह मानते हुए कि इस तरह से ही वह अपने शिकार तक पहुंचने की उम्मीद कर सकता है, पॉलविच ने किनकेड के डेक पर दो आकृतियों को देखकर एक विदा लेते हुए नदी से दूर मुड़ गया। घने जंगल से तेजी से गुजरते हुए उसका मन अपने एक ही जुनून बदला पर केंद्रित था। रूसी उस जंगली दुनिया के भय को भी भूल गया जिसमें से वह गुजर रहा था। भाग्य के पहिए के प्रत्येक मोड़ पर चकित और पराजित, अपने स्वयं के दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्रों द्वारा समय समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने स्वयं के अपराध का मुख्य शिकार, पॉलविच फिर भी इतना अंधा था कि वो ये कल्पना करता था कि उसकी सबसे बड़ी खुशी उन षड्यंत्रों और चालों के जारी रहने में है जिन्होंने उसे और रोकोव को विनाश की ओर और अंत में रोकोव को एक विभत्स मृत्यु की ओर पहुंचाया था। जैसे ही रूसी जंगल से होते हुए मोसुला गांव की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में एक योजना उभरी जो अब तक उसके द्वारा सोची गई किसी भी योजना से अधिक व्यवहार्य प्रतीत हुई। वह रात में किनकेड के पास आता था और जहाज पर चढ़ने के बाद जहाज के मूल चालक दल के सदस्यों को खोजता था, जो इस भयावह अभियान के आतंक से बच गए थे, और टार्जन और उसके जानवरों से जहाज को छीनने के प्रयास में उन्हें भर्ती करता था। केबिन में हथियार और गोला बारूद थे, और केबिन की मेज में एक गुप्त पात्र में उन नारकीय मशीनों में से एक छिपाई गई थी, जिसके निर्माण में पॉलविच ने अपना अधिकांश खाली समय व्यतीत किया था, जब वह अपनी जन्मभूमि के शून्यवादियों के विश्वास में ऊंचा उठ खड़ा हुआ था। यह उससे पहले की बात है जब उसने पेट्रोग्राद की पुलिस को प्रतिरक्षा और सोने के लिए उन्हें बेच दिया था। पॉलविच को उस निंदा की याद आई जो उसके एक पूर्व साथी के होठों से निकली थी, इससे पहले कि वह बेचारा भांग की रस्सी के अंत में अपने राजनीतिक पापों का प्रायश्चित करता। लेकिन अब उस नारकीय मशीन के बारे में सोचना ही था। अगर वह उसे अपने हाथों में ले पाता तो वह उससे बहुत कुछ कर सकता था। केबिन की मेज पर छिपे छोटे से लकड़ी के डिब्बे में इतनी विनाशकारी क्षमता छिपी थी कि वह किनकेड पर सवार हर दुश्मन को एक सेकंड के भीतर खत्म कर सकता था। पॉलविच ने आशापूर्ण खुशी में अपने होंठ चाटे और अपने थके हुए पैरों को और अधिक गति से चलने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह अपने इरादों को अंजाम देने के लिए जहाज के लंगर स्थल पर पहुंचने में देर न कर दे। बेशक ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि किनकेड कब रवाना होगा। रूसी को एहसास हो गया था कि दिन के उजाले में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जहाज के किनारे तक पहुंचने के लिए उसे अंधेरे में ही रहना होगा, क्योंकि अगर उसे टार्जन या लेडी ग्रस्टोक ने देख लिया तो उसके पास जहाज पर चढ़ने का कोई मौका नहीं होगा। उनका मानना था कि जो तूफान चल रहा था वह किनकेड को आगे बढ़ाने में देरी का कारण था, और यदि तूफान रात तक चलता रहा तो सारी संभावनाएं उनके पक्ष में थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वानर मानव ओगम्बी के टेढ़े मेढ़े चैनल को पार करने का प्रयास करेगा, जबकि पानी की सतह पर अंधेरा छाया हुआ था,
जिससे नदी के मुहाने पर फैले हुए कई अवरोध और छोटे छोटे द्वीप छिप गए थे। दोपहर के बाद का समय था जब पॉल्विच ओगम्बी की सहायक नदी के किनारे मोसुला गांव में आया। यहाँ स्थानीय मुखिया ने उसे संदेह और अरुचि के साथ स्वीकार किया, क्योंकि रोकोफ या पॉल्विच के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की तरह वह भी किसी न किसी तरह से इन दो मस्कोवाइट लोगों के लालच, क्रूरता या वासना से पीड़ित था। जब पॉल्विच ने डोंगी के इस्तेमाल की मांग की तो मुखिया ने गुस्से में मना कर दिया और गोरे आदमी को गांव से बाहर जाने का आदेश दिया। क्रोधित, बड़बड़ाते योद्धाओं से घिरे रूसी सैनिक जो अपने खतरनाक भालों से उसे घायल करने के लिए किसी बहाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। एक दर्जन लड़ाकू लोग उसे खुले मैदान के किनारे ले गए और उसे चेतावनी देते हुए छोड़ गए कि वह दोबारा उनके गांव के आसपास न दिखे। अपने गुस्से को दबाते हुए पॉल्विच जंगल में घुस गया, लेकिन एक बार जब वह योद्धाओं की नज़रों से ओझल हो गया तो वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। वह अपने अनुरक्षकों की आवाज़ें सुन सकता था, क्योंकि वे लोग गांव की ओर लौट रहे थे, और जब उसे यकीन हो गया कि वे उसका पीछा नहीं कर रहे हैं तो वह झाड़ियों के बीच से नदी के किनारे तक पहुंच गया, अभी भी किसी तरह से डोंगी पाने का दृढ़ निश्चय कर रहा था। जीवन का एकमात्र आधार ये था कि वह किनकेड तक पहुंचे और जहाज के चालक दल के बचे हुए सदस्यों को अपनी सेवा में भर्ती कर ले, क्योंकि अफ्रीकी जंगल के खतरों के बीच यहाँ छोड़ दिया जाना, जहाँ उसने मूल निवासियों की दुश्मनी जीत ली थी, वह अच्छी तरह जानता था कि व्यावहारिक रूप से मृत्युदंड के बराबर था। बदला लेने की इच्छा ने उसे अपने इरादे को पूरा करने के लिए खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करने में लगभग समान रूप से शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में काम किया। इसलिए वह एक हताश आदमी था जो छोटी नदी के किनारे के पत्तों में छिपा हुआ उत्सुक आंखों से किसी छोटी डोंगी की तलाश कर रहा था जिसे एक ही चप्पू से आसानी से संभाला जा सके। नहीं, रूसी को नदी की गोद में मोसुला शैली की छोटी नावों में से किसी एक के आने का इंतजार करना था। एक युवक गांव के पास एक जगह से आलस से बीच धारा में नाव चला रहा था। जब वह नहर पर पहुंचा तो उसने धीमी धारा को अपने साथ धीरे धीरे बहने दिया, जबकि वह अपनी कच्ची डोंगी के नीचे सुस्ती से लेटा रहा। नदी के किनारे पर अदृश्य शत्रु के बारे में अनभिज्ञ बालक धीरे धीरे धारा के साथ बहता चला गया, जबकि पॉल्विच उसके पीछे कुछ गज की दूरी पर जंगल के रास्ते पर चल रहा था। गांव से 1 मील नीचे काले लड़के ने पानी में चप्पू डुबोया और अपनी नाव को किनारे की ओर बढ़ाया। पॉल्विच उस मौके से उत्साहित था जिसने युवक को नदी के उसी किनारे पर खींच लिया था जिस पर वह चल रहा था, न कि विपरीत दिशा में जहां वह पीछा करने वाले की पहुंच से बाहर होता। उस बिंदु के पास झाड़ियों में छिप गया जहां ये स्पष्ट था कि नाव धीमी गति से बहने वाली धारा के किनारे को छू लेगी, जो हर क्षणिक क्षण से ईर्ष्या कर रही थी, जो उसे चौड़ी और कीचड़ भरी ओगाम्बी के करीब ले जा रही थी, जहां उसे हमेशा के लिए बड़ी धारा में अपनी पहचान खो देनी थी, जो जल्द ही अपने पानी को महासागर में फेंक देगी। मोसुला युवक की हरकतें भी उतनी ही सुस्त थीं। जब वह अपनी नाव को एक विशाल वृक्ष की लटकती शाखा के नीचे ले जा रहा था, जो बहते हुए जल की छाती पर विदाई चुंबन देने के लिए झुकी हुई थी तथा अपने सुस्त प्रेम के कोमल वक्ष को हरी पत्तियों से सहला रही थी, और सांप की तरह छिपी हुई पत्तियों के बीच दुष्ट रस लेटा हुआ था। क्रूर धूर्त आंखें उस प्रतिष्ठित डोंगी की रूपरेखा पर गर्व से देख रही थीं और उसके मालिक की कद काठी नाप रही थीं, जबकि चालाक दिमाग ये तौल रहा था कि अगर काले आदमी से शारीरिक मुठभेड़ जरूरी हो गई तो गोरे आदमी की क्या संभावनाएं होंगी। केवल प्रत्यक्ष आवश्यकता ही अलेक्जेंडर पॉल्विच को व्यक्तिगत संघर्ष के लिए प्रेरित कर सकती थी, लेकिन वास्तव में ये भयंकर आवश्यकता ही थी जिसने उन्हें अब कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। रात होने तक किनकेड तक पहुंचने के लिए समय था, बस इतना ही। क्या काला मूर्ख कभी अपनी नाव से बाहर नहीं निकलेगा? पॉल्विच बेचैन और बेचैन हो गया। लड़के ने जम्हाई ली और हाथ बढ़ाया। उसने बहुत सोच समझकर अपने तरकश में तीरों की जांच की, अपने धनुष का परीक्षण किया और अपनी कमर में रखे शिकार के चाकू की धार को देखा। फिर से उसने अपने शरीर को तानकर जम्हाई ली, नदी के किनारे की ओर देखा, अपने कंधों को सिकोड़ा और थोड़ी देर के लिए अपनी नाव के निचले हिस्से में लेट गया और फिर जंगल में शिकार की तलाश में निकल पड़ा जिसका वह शिकार करने आया था। पॉल्विच आधा उठ गया
और अपनी मांसपेशियों को तनाव में रखते हुए अपने बेखबर शिकार को घूरता हुआ खड़ा हो गया। लड़के की पलकें झुक गईं और बंद हो गईं। कुछ ही देर में उसकी छाती गहरी नींद की सांसों में ऊपर नीचे होने लगी। समय आ गया था। रूसी चुपके से उसके पास आया। उसके वजन के नीचे एक शाखा सरसराई और लड़का अपनी नींद में हिल गया। पॉलविच ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे काले आदमी पर तान दिया। एक पल के लिए वह सख्त चुप्पी में रहा और फिर से वह युवक फिर से अविचल नींद में चला गया। श्वेत व्यक्ति धीरे धीरे उसके करीब आ गया। जब तक गोली चूकने का खतरा न हो, वह गोली चलाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब वह मोसुला के ऊपर झुक गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर की ठंडी स्टील बेहोश लड़के की छाती के करीब और करीब आ गई। अब ये तेजी से धड़कते दिल से कुछ इंच ऊपर रुक गई। लेकिन मासूम लड़के और अनंत काल के बीच एक उंगली का दबाव था। जवानी की कोमल कली अभी भी भूरे गाल पर थी, दाढ़ी रहित होठों पर एक मुस्कान थी। क्या अंतरात्मा की किसी भी पीड़ा ने हत्यारे पर अपनी बेचैन करने वाली निंदा की उंगली उठाई? अलेक्जेंडर पॉलविच इन सबसे अछूता था। जब उसकी तर्जनी रिवॉल्वर के ट्रिगर पर बंद हुई तो उसके दाढ़ी वाले होंठ पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। एक जोरदार आवाज हुई। सोते हुए लड़के के दिल के ऊपर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, एक छोटा सा छेद जिसके चारों ओर पाउडर से जले हुए मांस का एक काला किनारा था। युवा शरीर आधा उठकर बैठने की मुद्रा में आ गया। मुस्कुराते हुए होंठ एक क्षणिक पीड़ा के नर्वस झटके से तनावग्रस्त हो गए, जिसे चेतन मन ने कभी नहीं समझा, और फिर मृतक सुस्ती के साथ उस गहरी नींद में डूब गया जिससे कोई जागृति नहीं है। हत्यारा तेजी से नाव में सवार हो गया और मारे गए व्यक्ति के बगल में जाकर बैठ गया। निर्दयी हाथों ने मृत लड़के को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे नीचे की ओर ले गए। एक हल्का धक्का, एक छप, कुछ चौड़ी लहरें अचानक कीचड़ भरी गहराई से एक अंधेरे छिपे हुए शरीर के उभरने से टूट गईं, और वह प्रतिष्ठित डोंगी उस गोरे आदमी के कब्जे में आ गई, उस युवक से भी ज्यादा क्रूर जिसकी उसने जान ली थी। बांधने वाली रस्सी को हटाकर और चप्पू को पकड़कर पॉलविच ने नाव को पूरी गति से उगाम्बी की ओर नीचे की ओर चलाने के कार्य में तेजी से झुकना शुरू कर दिया। रात हो चुकी थी जब खून से सने जहाज का अगला हिस्सा बड़ी धारा की धारा में जा घुसा। रूसी लगातार अपनी नजरें आगे बढ़ते अंधेरे में गड़ाए हुए था ताकि वह अपने और किनकेड के लंगरगाह के बीच पड़ी काली परछाइयों को भेद सके। क्या जहाज अभी भी उगम्बी के पानी पर चल रहा था, या फिर बंदर आदमी ने आखिरकार खुद को समझा लिया था कि थमते तूफान में आगे बढ़ना सुरक्षित है? जैसे जैसे पॉलविच धारा के साथ आगे बढ़ता गया, उसने खुद से ये सवाल पूछे और इसके अलावा भी कई सवाल पूछे, जिनमें से सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल उसके भविष्य से जुड़े थे। अगर ऐसा हुआ होता कि किनकेड पहले ही निकल चुका होता और उसे जंगली जंगल की निर्दयी भयावहता में छोड़ देता। अंधेरे में नाव चलाने वाले को ऐसा लग रहा था कि वह पानी के ऊपर उड़ रहा है, और उसे पूरा विश्वास हो गया था कि जहाज अपने लंगर से निकल चुका है और वह उस स्थान को पार कर चुका है जहां वह दिन में पहले रुका था। तभी उसके सामने एक उभरा हुआ बिंदु दिखाई दिया, जिसके पार वह जहाज के लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में अभी अभी पहुंचा था। अलेक्जेंडर पॉलविच अपनी जीत का जश्न मनाने से खुद को नहीं रोक पाया। किनकेड अभी नहीं गया था। आखिरकार जीवन और प्रतिशोध उसके हाथ से नहीं छूटने वाले थे। जैसे ही उसे अपने आगे उम्मीद की किरण दिखाई दी, उसने पैदल चलाना बंद कर दिया। चुपचाप वह उगम्बी के कीचड़ भरे पानी में बहता रहा, कभी कभी अपने पैदल के ब्लेड को धीरे से धारा में डुबोता ताकि वह अपने आदिम नाव को जहाज के किनारे तक ले जा सके। जैसे जैसे वह करीब आता गया, रात के अंधेरे में एक जहाज का काला हिस्सा उसके सामने आता गया। जहाज के डेक से कोई आवाज नहीं आई। पॉलविच अदृश्य किनकेड के किनारे के करीब चला गया। केवल जहाज के तख्तों पर उसकी डोंगी की नाक की क्षणिक खरोंच ने रात के सन्नाटे को तोड़ा। घबराहट से कांपते हुए रूसी कई मिनट तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, लेकिन उसके ऊपर के विशाल द्रव्यमान से कोई आवाज नहीं आई जिससे पता चले कि उसका आना देखा गया है। चुपके से उसने अपनी नाव को आगे बढ़ाया जब तक कि धनुष के डंडे सीधे उसके ऊपर नहीं आ गए। वह बस उन तक पहुंच सकता था। अपनी डोंगी को तेज करने के लिए उसे बस 1 या 2 मिनट का काम करना था,
और फिर वह आदमी चुपचाप ऊपर उठ गया। कुछ देर बाद वह धीरे से डेक पर उतरा। जहाज पर मौजूद उस भयानक झुंड के बारे में सोचकर काया शिकारी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन जीवन का दारोमदार उसके साहस की सफलता पर था और इसलिए वह अपने सामने आने वाली भयावह संभावनाओं का सामना करने के लिए तैयार था। जहाज के डेक पर कोई आवाज या निगरानी का संकेत नहीं दिखाई दिया। पॉलविच चुपके से जहाज के अगले हिस्से की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था। हैच ऊपर उठा हुआ था और जब उस आदमी ने नीचे की ओर देखा तो उसने देखा कि किनकेड के चालक दल का एक सदस्य चालक दल के क्वार्टर की छत से धुएंदार लालटेन की रोशनी में कुछ पढ़ रहा था। पॉलविच उस आदमी को अच्छी तरह से जानता था, एक क्रूर हत्यारा जिस पर उसने अपनी योजना को अंजाम देने में बहुत भरोसा किया था। रस ने धीरे से खुद को छेद के माध्यम से सीढ़ी के चक्करों तक उतारा जो कि जहाज के अगले हिस्से में ले जाता था। वो अपनी नजरें पड़ने वाले व्यक्ति पर लगाए हुए था ताकि जैसे ही वह उसे देख ले उसे चुप रहने की चेतावनी दे सके, लेकिन नाविक पत्रिका में इतना डूबा हुआ था कि रूसी व्यक्ति बिना देखे ही जहाज के अगले तल पर आ गया। वहां वह मुड़ा और पाठक का नाम फुसफुसाया। उस आदमी ने पत्रिका से अपनी आंखें उठाईं, आंखें जो एक पल के लिए चौड़ी हो गईं जब वे रोकोव के लेफ्टिनेंट के परिचित चेहरे पर पड़ीं, फिर तुरंत ही अस्वीकृति के भाव में सिकुड़ गईं। शैतान, उसने कहा, तुम कहाँ से आए हो? हम सबने सोचा था कि तुम खत्म हो चुके हो और तुम वहां चले गए हो जहां तुम्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। हम तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। पॉलविच नाविक के पास गया। रूसी के होठों पर एक दोस्ताना मुस्कान थी और उसका दाहिना हाथ अभिवादन में बढ़ा हुआ था, मानो दूसरा हाथ उसका कोई प्रिय और लंबे समय से बिछड़ा हुआ दोस्त हो। नाविक ने बढ़ाए गए हाथ को नजरअंदाज किया, नहीं, उसने दूसरे की मुस्कान का जवाब दिया। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, पॉलविच ने समझाया। मैं अंग्रेज और उसके जानवरों से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ। फिर जब हम सभ्यता में वापस आएंगे तो कानून से कोई खतरा नहीं रहेगा। हम उन पर तब तक नजर रख सकते हैं जब तक वे सो नहीं जाते। वे ग्रास्टोक, उसकी पत्नी और वह काला बदमाश मुगाम्बी हैं। उसके बाद जानवरों को साफ करना आसान काम होगा। वे कहाँ हैं? वे नीचे हैं, नाविक ने उत्तर दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, पॉलविच। तुम्हारे पास हमें अंग्रेज के खिलाफ भड़काने के लिए और कुछ नहीं है। हमें तुमसे और उस दूसरे जानवर से जो चाहिए था, वह सब मिल गया। वो मर चुका है और अगर मैं अपना अनुमान गलत नहीं लगाऊंगा तो तुम भी जल्दी ही मर जाओगे। तुम दोनों ने हमारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया और अगर तुम्हें लगता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो बेहतर है कि तुम इसे भूल जाओ। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे? पॉलविच ने पूछा। दूसरे ने सिर हिलाया और फिर एक क्षण रुकने के बाद, जिसके दौरान उसे एक विचार आया था, वह फिर से बोला। जब तक, उन्होंने कहा, इससे पहले कि अंग्रेज तुम्हें यहाँ पाले, तुम मुझे जाने देने के लिए राजी कर सको। पॉलविच ने पूछा, तुम मुझे जंगल में नहीं छोड़ोगे, है न? क्यों? मैं तो एक हफ्ते में ही मर जाऊंगा। नाविक ने जवाब दिया, वहां तुम्हें मौका मिलेगा। यहाँ तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। क्यों? अगर मैं यहाँ अपने साथियों को जगा दूं तो वे शायद अंग्रेज को तुम पर हमला करने का मौका मिलने से पहले ही तुम्हारा दिल काट देंगे। ये तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है कि मैं अभी जाग रहा हूँ और कोई भी नहीं। तुम पागल हो, पॉलविच चिल्लाया। क्या तुम्हें नहीं पता कि अंग्रेज तुम्हें वापस उस जगह ले जाएगा जहाँ कानून तुम्हें पकड़ सकता है? तो वह तुम सबको फांसी पर लटका देगा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, नाविक ने जवाब दिया। उसने हमें इतना ही बताया है क्योंकि उसका कहना है कि इसमें आप और रोकोव के अलावा कोई और दोषी नहीं था। हम सब तो बस औजार थे। समझे? आधे घंटे तक रूसी व्यक्ति अपनी मनोदशा के अनुसार याचना करता रहा या धमकी देता रहा। कभी कभी वह रोने की कगार पर होता था और फिर वह अपने श्रोता को या तो शानदार पुरस्कार या उचित दंड देने का वादा करता था, लेकिन दूसरा व्यक्ति हठी था। अनुचित, समान मूल्य का। उन्होंने रूसी को स्पष्ट रूप से बताया कि उनके पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो उन्हें तुरंत लॉर्ड ग्रास्टोक को सौंप दिए जाने के लिए सहमति देनी होगी,
या फिर उन्हें किनकिड को बिना किसी बाधा के छोड़ने की अनुमति के लिए नाविक को अपने पास और अपने केबिन में मौजूद हर पैसे और मूल्यवान वस्तु का भुगतान करना होगा। और तुम्हें बहुत जल्दी अपना मन बनाना होगा, आदमी गुर्राया, क्योंकि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। आओ, अब चुनो उसका आधिपत्य या जंगल। तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा, रूसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। चुप रहो, नाविक ने डांटा। अगर तुम मजाक करने लगोगी तो मैं अपना विचार बदल दूंगा और तुम्हें यहीं रखूंगा। अब पॉलविच का अपने आप को वानरों के टार्जन के हाथों में पड़ने देने का कोई इरादा नहीं था, यदि वह इससे बच सकता था। और यद्यपि जंगल के आतंक उसे भयभीत कर रहे थे, फिर भी उसके विचार से वे उस निश्चित मृत्यु से कहीं बेहतर थे जिसके वह हकदार थे और जिसके लिए वह वानरों के हाथों की ओर देख सकता था। क्या मेरे केबिन में कोई सो रहा है? उसने पूछा। नाविक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, लॉर्ड और लेडी ग्रस्टोक के पास कप्तान का केबिन है। साथ ही अपने केबिन में है, और आपके केबिन में कोई नहीं है। पॉलविच ने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए अपना कीमती सामान ले आऊंगा। नाविक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि तुम कोई गलत काम न करो, और वह रूसी के पीछे सीढ़ी से ऊपर डेक पर चला गया। केबिन के प्रवेश द्वार पर नाविक ने रुककर देखा और पॉलविच को अकेले ही अपने केबिन में जाने दिया। यहाँ उसने अपने कुछ सामान एकत्र किए जो उसे भागने की अनिश्चित सुरक्षा प्रदान करने वाले थे, और जब वह उस छोटी सी मेज के पास खड़ा था जिस पर उसने सामान रखा था, तो उसने अपने दिमाग में किसी व्यवहार्य योजना के बारे में सोचा, या तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। और जैसे ही वह सोच रहा था, उसे वह छोटा सा काला बक्सा याद आ गया जो मेज पर एक झूठे ढक्कन के नीचे एक गुप्त डिब्बे में छिपा हुआ था, जहां उसका हाथ रखा हुआ था। रूसी के चेहरे पर एक भयावह संतुष्टि की चमक थी जब वह झुका और टेबल के नीचे टटोला। एक पल बाद उसने उस चीज को छुपाने की जगह से बाहर निकाला जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने ऊपर की बीम से झूलती लालटेन जलाई थी ताकि वह अपनी चीजें इकट्ठा कर सके, और अब उसने लैंप की रोशनी में काले बॉक्स को अच्छी तरह से पकड़ रखा था, जबकि वह उसके ढक्कन को कसने वाले क्लैस्प को उंगलियों से छू रहा था। ढक्कन उठाने पर बॉक्स के अंदर 2 डिब्बे दिखे। एक में एक ऐसा तंत्र था जो एक छोटी घड़ी के काम जैसा था। 2 सूखी कोशिकाओं की एक छोटी बैटरी भी थी। एक तार घड़ी के कलपुर्जे से बैटरी के एक खंभे तक जाता था, और दूसरे खंभे से विभाजन के माध्यम से दूसरे डिब्बे में जाता था। दूसरा तार सीधे घड़ी के कलपुर्जे पर लौटता था। दूसरे डिब्बे में जो कुछ भी था, वह दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे डामर से सील कर दिया गया है। डिब्बे के निचले हिस्से में, घड़ी के बगल में, एक चाबी रखी हुई थी, और यह पॉलविच अब बाहर निकलकर घुमावदार तने में फिट हो गया। उसने धीरे से चाबी घुमाई, कपटों के 2-4 टुकड़े बॉक्स पर फेंककर घुमाव के काम की आवाज को दबा दिया। वो हर समय किसी भी आवाज के लिए ध्यान से सुनता रहा जो ये संकेत दे कि नाविक या कोई और उसके केबिन की ओर आ रहा है, लेकिन कोई भी उसके काम में बाधा डालने नहीं आया। जब वाइंडिंग पूरी हो गई तो रूसी ने घड़ी के किनारे एक छोटे डायल पर एक संकेतक सेट किया, फिर उसने काले बॉक्स पर कवर को फिर से लगा दिया और पूरी मशीन को मेज पर उसके छिपने के स्थान पर वापस रख दिया। जैसे ही उस आदमी ने अपने कीमती सामान समेटे, लैंप बुझाया और अपने केबिन से बाहर निकलकर प्रतीक्षा कर रहे नाविक के पास पहुंचा, उसके दाढ़ी वाले होठों पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। ये रही मेरी चीजें, रूसी बोला, अब मुझे जाने दो। नाविक ने जवाब दिया, मैं पहले तुम्हारी जेबों में झांकूंगा। तुमने शायद कोई छोटी सी चीज नजरअंदाज कर दी हो जो जंगल में तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी, लेकिन लंदन में एक गरीब नाविक के लिए वह बहुत काम आएगी। जैसा कि मुझे डर था, उसने कुछ पल बाद कहा जब उसने पॉलविच के कोट की अंदर की जेब से बैंक नोटों का एक रोल निकाला। रूसी ने क्रोध से मुंह बनाया और कुछ धिक्कारते हुए कहा, लेकिन तर्क से कुछ हासिल नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अपनी हानि स्वीकार करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि नाविक अपनी चोरी का फल भोगने के लिए कभी लंदन नहीं पहुंच पाएगा। पॉलविच ने बड़ी मुश्किल से अपनी तीव्र इच्छा को रोका और उस व्यक्ति को ये संकेत देकर चिढ़ाने की कोशिश की कि निकट भविष्य में उसका और किनकिड के साथियों का क्या हश्र होने वाला है,
लेकिन उस व्यक्ति के संदेह को भड़काने के डर से वह देख पार कर चुपचाप अपनी डोंगी में बैठ गया। 1 या 2 मिनट बाद वह जंगल की रात के अंधेरे में और एक विभत्स अस्तित्व के आतंक में समा जाने के लिए किनारे की ओर बढ़ रहा था, जिससे यदि उसे इस बात का थोड़ा भी पूर्वज्ञान होता कि आने वाले लंबे वर्षों में उसका क्या इंतजार है, तो वह उसे सहने के बजाय खुले समुद्र की निश्चित मृत्यु की ओर भाग जाता। नाविक ये सुनिश्चित करने के बाद कि पॉलविच चला गया है, जहाज के अगले हिस्से में वापस आया, जहां उसने अपनी लूट का माल छिपा दिया और अपने बिस्तर में लेट गया, जबकि रूसी के केबिन में रात के सन्नाटे में छोटे से काले बक्से में एक छोटी सी मशीन चल रही थी, जो अचेत अवस्था में सो रहे दुर्भाग्यपूर्ण किनकेड के लिए विफल रूसी के आने वाले प्रतिशोध की सूचना दे रही थी।